हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका आसिस क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की। सेशन नंबर 132 है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो बच्चे लेट जुड़े हैं वो सेशन नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। एडिटोरियल 2025 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप सीक्वेंस से देखते हुए आ सकते हैं, और चाहें तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, ऐसा कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा। नए सिरे से मतलब आप सब कुछ बेसिक से ही बताता हूँ मैं। यहाँ आपको पहले पैसेज दे रखा है हमेशा की तरह, और इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स। तो पहले चलिए फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करते हैं। फ्रेजल वर्ब्स 20 हो चुकी थी हमारे, 20 तक कर चुके थे। 21 से देखिएगा। 21 में कह रहा है भाई फिगर आउट क्या होता है। फिगर आउट का मतलब अंडरस्टैंड होता है। बहुत बार आपको ये नॉवेल्स में देखने को मिलेगा, नॉवेल्स में या फिर कोई टेक्स्ट आप इंग्लिश में पढ़ते हो वहां पे मिलेगा। फिगर आउट का मतलब अंडरस्टैंड या सॉल्व, समझना या हल निकालना, ये दोनों ही मतलब होते हैं फिगर आउट के। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि मान लीजिए कोई फिगर टीचर ने क्लास में बनाई, कोई आकृति बनाई, और उस आकृति को तुम इतने से अच्छे समझ गए कि तुम क्लास से बाहर जाकर, बाहर जाकर भी उस फिगर को तुम बना पा रहे हो, है ना, तो इसका मतलब फिगर आउट है। अगर आप उस आकृति को क्लास से बाहर जाकर भी बना पा रहे हो, इसका मतलब आप उसको फिगर आउट कर पा रहे हो, समझ लिया आपने, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा है डील विद। देखो डील के साथ दो प्रपोजिशंस बताता हूं मैं बहुत बार। एक डील इन होता है जिसका मतलब होता है व्यापार करना, ट्रेड करना, और एक डील विद होता है, इसका मतलब होता है टैकल करना या हैंडल करना, निपटना। इसको ऐसे समझो, डील करना भी, डील करना तो सौदेबाजी करना भी होता है, डील करना किसी व्यक्ति से डील करना भी होता है। तो विद मतलब के साथ, तो किसी के साथ डील करना मतलब आप उसको कैसे, उस सिचुएशन को निपटते हैं, उस व्यक्ति से कैसे निपटते हैं, टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं, तो उसको बोलते हैं हैंडल या मैनेज करने को डील विद। लुक इनटू, लुक मतलब देखना, इनटू मतलब कोई भी मैटर है उसके अंदर, कोई भी मैटर है उसके अंदर देखना, इसका मतलब उसकी जांच करना। अगर आप उसके अंदर घुस रहे हो, इसका मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा ही है कि आप कुछ ना कुछ वहां से निकालना चाहते हो, एग्जामिन करना चाहते हो, इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो। तो ये होता है जांच करना। पुट अप विद, सहन करना। देखिए मान लो ट्रेन में आप सफर कर रहे हो और आपने अपना सामान रखा, पुट किया, अप ऊपर की बर्थ पे रखा, विद किसी और के सामान के साथ रखा। वैसे आपकी फितरत है कि आप अपने सामान के सामान जो है वो किसी दूसरे के सामान के साथ ऐसे शेयर नहीं कर सकते, रख नहीं सकते। आपकी होता ना नेचर में ही कि भाई मेरे ड्रेस के कोई हाथ नहीं लगाएगा, मेरी किताबों के कोई हाथ नहीं लगाएगा, है ना, मेरे से कोई टच नहीं होगा, ऐसा है। और अगर मान लो आपने ट्रेन में सफर करते समय भीड़ भाड़ होने की वजह से आपने पुट किया सामान अप ऊपर बर्थ पर और किसी दूसरे के सामान के साथ, तो आप उसको कर रहे हो केवल बर्दाश्त, कि ठीक है मेरा स्टेशन आएगा मैं उतर जाऊंगा, या उसका स्टेशन आएगा पहले, तो इतने थोड़े समय की बात है, तो आप टॉलरेट कर रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो। बैकआउट क्या होता है? बैक मतलब पीछे हटना, आउट मतलब बाहर चले जाना। तो आपने कोई सिचुएशन में एंटर किया, ठीक है, और आप वापस से पीछे हटे और उससे बाहर निकल गए उस सिचुएशन से, इसका मतलब आपने कमिटमेंट किया था कि मैं ये काम करूंगा, और उस कमिटमेंट से आप वापस लौट गए हो, पीछे हट गए हो, तो उसको बोलते हैं बैकआउट। ओ लग सकता है इसमें ना, तो विड्रॉ फ्रॉम ए कमिटमेंट मतलब वादे से मुकर जाना, ये इसका सही से अनुवाद हो जाएगा हिंदी में। तो ये तो कुछ फ्रेजल वर्ब्स थी। अब आइए ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे। ईडियम्स एंड फ्रेजेस भाई हम लोग डिस्कस कर चुके थे, कितनी, शायद 40 हो चुकी थी पहले, 41 से आज देखिए 50 तक, इन ब्लैक एंड व्हाइट दिख ही रहा है आपको। ये दो ही कलर नजर आ रहे हैं आपको, इस हाथ वाले साइन को छोड़ दो, बाकी दो ही कलर नजर आ रहे हैं, ब्लैक और व्हाइट। तो ये क्या है, लिखित में है या फिर छपा हुआ है, प्रिंटेड है। तो लिखा हुआ या छपा हुआ उसको बोलते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट। कट द गोर्डियन नॉट, नॉट मतलब होता है गांठ, और गोर्डियन ये ऐसे बना कि अलेक्जेंडर जो है ना, उन्होंने इस नोट को स्लाइस किया था तलवार से। ये एक्चुअल में एक फर्जिया एक नामक जगह है, वहां पे एक गोर्डियस नाम उसकी राजधानी थी। वहां पे अलेक्जेंडर ने एक चैरियट, रथ होते हैं, है ना, उसमें एक गांठ बांधी हुई थी, तो उसको कोई खोल नहीं सकता था, बड़ा मुश्किल काम था। तो अलेक्जेंडर ने उस गांठ को कट किया था, अपनी तलवार से स्लाइस किया था, वो अनटाई हो गई थी। तो ये बड़ा मुश्किल सा काम था औरों के लिए जो इन्होंने किया। तो बहुत कठिन काम करना, टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन अ सिंपल और बोल्ड वे, बहुत ही आसानी से कर देना, से स्लाइस किया तलवार से और ये अनटाई हो गई आसानी से। तो कट द गोर्डियन नोट का मतलब ये है। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्राई मतलब चिल्लाना, रोना, रोना धोना करना, स्पिल्ट मतलब बिखरा हुआ, तो बिखरा हुआ दूध, दूध बिखर गया, मान लो उफन गया और बिखर गया, उसके बाद उस पर रो रहे हो, तो फिर अब करना ही क्या है उस चीज का, कि कोई चीज आपके हाथ में ही नहीं है, जो चीज पास्ट में बीत चुकी है उस पर रोने से क्या फायदा। तो बीती बात पर पछताना, टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, कुछ ऐसी बात पर रिग्रेट करना जो कि चेंज नहीं की जा सकती।
स्मेल अ रैट, एक मतलब रैट की फितरत में क्या होता है कि रैट जो है ना वो स्मेल कर लेते चीजों को। देखिए कभी भी आप रैट आता है तो वो स्मेल करके इधर उधर जैसे आएगा और अपनी गर्दन इधर उधर करेगा और फिर आगे मूव करेगा, वो भांपेगा कि कुछ खतरा तो नहीं है। तो मान लीजिए उस स्मेल ने कुछ रैट ने कोई स्मेल कर लिया हो तो उसने सस्पिशियस थिंग्स को भांप लिया है ना, तो सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, वो सस्पेक्ट कर लेता कुछ गलत तो नहीं होने वाला, कोई ट्रैप तो नहीं है उसके लिए, कहीं जाल में तो नहीं फंसा लेंगे, कहीं रेड ट्रैप चूहेदानी में तो नहीं पकड़ लेंगे, ये सब तो सस्पेक्ट समथिंग। ये बस तरीका बता रहा हूं कैसे आप याद कर सकते हो, लंबे समय आपके याद रह सकता है। अगला है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, वन कैन च्यू, जो व्यक्ति चबा सकता है, च्यू का मतलब चबाना, बाइट का मतलब काटना, जितना चबा पाओ आप दांतों से उससे ज्यादा आपने ठूस लिया है मुंह में, है ना, बाइट करने के लिए, तो इसका मतलब जितना आप क्षमता आपकी है उससे अधिक काम आप हाथ में ले रहे हो। तो टेक ऑन अ टास्क दैट इज टू बिग, ऐसा काम हाथ में लेना जो बहुत ही मुश्किल है, बहुत बड़ा है। बीट अराउंड द बुश, ये होता है इधर उधर की बातें करना। बीट मतलब पीटना, अराउंड मतलब इर्द गिर्द, बुश मतलब झाड़ी। तो झाड़ी में मान लीजिए कोई एनिमल है और उसको आप प्रहार करना चाहते हैं उस पर, लेकिन आप जिस स्टिक से या जिस भी हथियार से उस पर प्रहार कर रहे हो वो आपके इधर उधर ही लग रही है, उस एनिमल पर, उस चीज पर जिसको तुम पकड़ना चाहते हो उस पर नहीं लग रही है, तो आप इधर उधर की बातें कर रहे हो। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है टू अवॉइड द मेन पॉइंट, मुख्य बिंदु से बचना। थ्रो इन द टावल, टावल मतलब होता है तौलिया, और थ्रो मतलब फेंकना। तो इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए कोई सरेंडर करना चाह रहा है, गिव अप करना चाह रहा है, तो उसने तौलिए के अंदर लेटर पत्थर के बांध के और फेंका, और वो उस पत्र में ये लिखा था कि वी क्विट, हम सरेंडर करते हैं, हम आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा करके याद कर सकते हो, थ्रू इन द टावल। ठीक है। अ वाइट एलिफेंट, एक सफेद हाथी। पहली बात तो सफेद हाथी बहुत दुर्लभ होता है, दूसरा उस सफेद हाथी का करोगे क्या, कोई पहचान भी नहीं पाएगा। हाथी को पहचानने के लिए जब भी आप हाथी शब्द उच्चारित करते हो या फिर एलिफेंट वर्ड हम देखते हैं कहीं पर, तो हमारे दिमाग में एक इमेज आती है कि हाथी ऐसा होना चाहिए, इस कलर का जो है वो हाथी है। अगर सफेद हाथी है तो दुर्लभ है क्योंकि रेयर देखने को मिलेगा, और फिर उसको देखा तो फिर वो कोई काम का ही नहीं, क्योंकि आप उसको हाथी मानने को ही तैयार नहीं, क्योंकि आपने तो देखा ही किसी और कलर का है। तो ये कॉस्टली बट यूजलेस पोजीशन, बहुत ही महंगा लेकिन यूजलेस पोजीशन है, वो कोई काम का ही नहीं है कि रख भी लो उसको तुम और फिर ना कह पाओ कि मेरे पास हाथी है, क्योंकि लोग मना कर देंगे इस बात से कि वो व्हाइट कलर का है। तो ये रेयर होता है और यूजलेस पोजीशन होता है, ऐसे करके इसको लर्न कर सकते हो। अगला है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट मतलब लगाना, रखना, कार्ट मतलब गाड़ी, हॉर्स के पहले। घोड़ा गाड़ी में कैसे होता है, घोड़ा आगे गाड़ी पीछे, आपने गाड़ी को आगे कर दिया, घोड़े को पीछे कर दिया, तो आपने सीक्वेंस को पलट दिया, है ना, उल्टा काम कर रहे हो। टू डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, गलत क्रम में वो चीजें कर रहे हो। इन हॉट वाटर, बहुत ही गर्म पानी में हाथ डालिए, देखें जल जाएगा हाथ, तो बड़ा मुश्किल सा काम है, मुश्किलों में है। अगर आप हॉट वाटर में डाल दिया जाए तो सीधी सी बात है बड़ी मुश्किलात में होंगे, इन ट्रबल, मुसीबत में। तो ये कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस थी। अब आइए हमारे पैसेज पर। पैसेज में क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, और क्वेश्चन के आंसर्स हम जब एडिटोरियल पढ़ेंगे तो उस समय सर्च करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, एडिटोरियल के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर ऑफ ग्रोथ इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। एडिटोरियल के अनुसार पिछले कुछ वर्षों के अंदर सबसे बड़ा प्रेरक, सबसे बड़ा कारक क्या रहा है ग्रोथ का। ये कहीं पर भी आएगा, हम देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर क्या रहा है। दूसरा है, वाई इज द गवर्नमेंट अनलाइकली टू कंटिन्यू रेजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एट ए ब्लिस्टरिंग रेट। ब्लिस्टरिंग मतलब बहुत ज्यादा है, तो सरकार की संभावना क्यों नहीं है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो पूंजी का निवेश है, पूंजी का व्यय है, वो इतना ज्यादा मतलब ब्लिस्टरिंग रेट पर क्यों नहीं कंटिन्यू करने की संभावना है। सरकार क्यों नहीं चाहती है कि अब उसी बहुत ज्यादा स्टीप या शार्प रेट पर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेज करें, ऐसा क्यों नहीं चाहते, क्यों नहीं संभावना है, वो बताना है। एक बताना है, what has been the trend in private investment as per the editorial। एडिटोरियल के अनुसार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कैसी प्रवृत्ति रही है, क्या रुझान रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, देखेंगे इसका आंसर। सिनोनिम बताना है कनंड्रम का, कनंड्रम क्या होता है, और एडिटोरियल की टोन क्या है। एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके पूछा था, बताया था, सजेस्ट किया था, थैंक यू वेरी मच, कि उन्होंने सजेस्ट किया कि आप अपने एडिटोरियल का जो टोन है वो पूछा करें हमारे पैसेज में, ताकि हम लोग भी ये जज कर पाएं कि वास्तव में टोन निकालना हमें आता है कि नहीं आता। तो चलिए, आप एडिटोरियल पढ़ेंगे, टोन निकालने का काम आप पर छोड़ दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। टाइटल है, पहली बात और एडिटोरियल किस बारे में है वो समझ लो। ये इस बारे में है कि एडिटोरियल हाईलाइट्स इंडियाज इकोनॉमिक चैलेंज।
एडिटोरियल हाईलाइट करता है मतलब दर्शाता है क्या? इंडियाज इकोनॉमिक चैलेंज, भारत की आर्थिक चुनौती, है ना, भारत की जो आर्थिक चुनौती है उस बारे में ये बताता है, हाईलाइट करता है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अब ये कोलन लगा के बताया कि क्या चैलेंज है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग अलोन कैन नॉट ड्राइव सस्टेनेबल ग्रोथ, केवल सरकारी खर्च, केवल सरकार ही पैसा खर्च करे उससे सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं आ पाएगी। सस्टेनेबल मतलब जो काफी लंबे समय तक बनी रहे, ऐसी ग्रोथ केवल गवर्नमेंट के खर्चे से नहीं हो पाएगी। वाइल कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज रीजन, हालांकि जो पूंजी वाला व्यय है वो बढ़ गया है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज स्लगिश, जो निजी निवेश है वो धीमा पड़ा है, स्लगिश है, स्लो है। एक्सपोर्ट्स फेस ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, जो निर्यात है उनको वैश्विक अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है। एंड यूएस टैरिफ्स, और यूएस के टैरिफ्स भी लग रहे हैं। एंड डिमांड फ्रॉम अब्रॉड इज वीकनिंग, और विदेशों से डिमांड है वो कमजोर पड़ रही है। बात समझ में आ गई? टू मूव बियॉन्ड 6 to 6.5% ग्रोथ, इससे परे जाना, इस ग्रोथ रेंज से परे जाना। एंड अचीव 8% प्लस, और कितनी दर प्राप्त करना? 8% से अधिक। इंडिया मस्ट बूस्ट, तो इसके लिए भारत को जरूर से जरूर बूस्ट करना चाहिए हाउस होल्ड कंजम्पशन, घरेलू उपभोग। एंड एनकरेज ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, और प्रोत्साहित करना चाहिए कहीं ज्यादा निजी क्षेत्र वाले निवेश को। ये यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइटल देखो भाई, टाइटल क्या है? कंजम्पशन कनंड्रम। कनंड्रम क्या होता है ये दे रखा, एक प्रश्न का आंसर तो यहीं आ जाएगा। कनंड्रम होता है पहेली, पजल, रिडल, डिलेमा, कॉन्ड्री, दुविधा भी कह सकते हो, पहेली या दुविधा। प्रेडिकमेंट जो होता है वो मुश्किल को बोलते हैं, संकट को बोलते हैं। तो डिफिकल्टी कह दीजिए, प्लाइट कह दीजिए, क्राइसिस कह दीजिए। जंप स्टार्ट का मतलब है तेज, क्विक स्टार्ट, तेज गति से स्टार्ट, तेज गति से स्टार्ट, ठीक है। स्पर का मतलब है प्रेरित करना, एनकरेज, स्टिम्युलेट, बूस्ट, ये तो बहुत बार पहले भी देखा होगा आपने। फ्लैग एक तो चिन्हित करना होता है, यहां पे फ्लैग जो है ना वो गिरावट आना है, कमी आना है, गिरावट आना, गिरना। वीकन, ड्विंडल, डिक्लाइन। प्लेटो जो है इसका मतलब है स्थिर होना, ये सब वर्ब के रूप में है। स्टेबलाइज, स्टैग्नेट या लेवल ऑफ। और कॉम्पोजिट जो है इसका मतलब है मिश्रित, ब्लेंडेड, एमलगेमेटेड, कंबाइंड। ये कुछ वर्ड्स हैं जिसके हिंदी मीनिंग लिख दिए मैंने। अब देखो भाई, बड़ा विस्तार से और बिल्कुल जीरो लेवल से चीज़ों को समझने का प्रयास करना, पेन नोटबुक लेकर बैठना अगर वो हैबिट में नहीं रहे हो। और यूं है कि ठीक है ये पीडीएफ से काम चल जाता तो भी कोई खास बात नहीं, देखो ढंग से। कंजम्पशन कनंड्रम का मतलब है उपभोग। कंजम्पशन क्या होता है? कंज्यूम करने का प्रोसेस, उपभोग। और कनंड्रम क्या होता है? पहेली या दुविधा। तो उपभोग की दुविधा, उपभोग की पहेली, इस बारे में है। ऑन द इंडियन इकोनॉमीज प्रेडिकमेंट, भारत के जो अर्थव्यवस्था की मुश्किलें हैं, प्रेडिकमेंट क्या पढ़ा? डिफिकल्टी हमने पढ़ा, प्लाइट पढ़ा, क्राइसिस पढ़ा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो दुर्दशा है या मुश्किल है या संकट है उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाउस होल्ड स्पेंडिंग कैन बूस्ट द इकोनॉमी। हाउस होल्ड स्पेंडिंग तो सब्जेक्ट है, जो रेड कलर में है वो सब्जेक्ट है भाई। इसकी वर्ब है कैन बूस्ट, और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो घरेलू खर्च है, हाउस होल्ड का मतलब जो फैमिलियर या डोमेस्टिक, यहां पे इसको डोमेस्टिक ठीक रहेगा बोलना। क्या बोलूं? डोमेस्टिक, घरेलू। स्पेंडिंग का मतलब है खर्च, खर्चा। कैन बूस्ट, ये बढ़ा सकता है। बूस्ट का मतलब बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना होता है, इंटेंसिफाई करना होता है। तो घरेलू खर्च क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है, बूस्ट कर सकता है। किसको? इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को। बट इट नीड्स ए जंप स्टार्ट, लेकिन इसको जरूरत है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये यहां पे कंजंक्शन था, लेकिन इसको जरूरत है किसकी? एक जंप स्टार्ट की। ये नाउन है, हालांकि इसका ऑब्जेक्ट है पूरा, ये पूरा ऑब्जेक्ट है जिसमें ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ये नाउन है और ये डिटर्मिनर है, लेकिन इसको तेज स्टार्ट की जरूरत है। घरेलू खर्च इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है, लेकिन इसको शुरुआती स्टार्ट काफी तेज चाहिए, ठीक है, क्विक स्टार्ट चाहिए इसको। ये दे रखा है क्विक स्टार्ट, ट्रिगर या किक ऑफ। द गवर्नमेंट पुश दिस ईयर, पुश का मतलब है एफर्ट, प्रयास। पुश का धकेलना भी होता है, क्रिया के रूप में हो तो ये नाउन है क्योंकि अपोस्ट्रोफे लगा हुआ है। तो गवर्नमेंट पुश यहां पे सब्जेक्ट हो गया, रेड कलर में है, मैंने अलग से हाईलाइट किया हुआ है सब्जेक्ट को। अलग अलग देखोगे तो द डिटर्मिनर है,
गवर्नमेंट नाउन है, अपोस्ट्रोफे है तो जेनिटिव केस है, और पुश भी नाउन है। तो गवर्नमेंट का प्रयास दिस ईयर, इस वर्ष, टू स्पर कंजम्पशन, क्या प्रयास? कंजम्पशन को प्रेरित करने का, कंजम्पशन को बढ़ाने का, उपभोग को बढ़ाने का। इन द इकोनॉमी, किसमें? अर्थव्यवस्था में। इज अ मच नीडेड पॉलिसी, ये प्रयास, इसकी वर्ब है इज। ये क्या है? मच नीडेड मतलब जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। पॉलिसी रीप्रायोरिटाइजेशन, री मतलब पुनः, प्रायोरिटाइज मतलब प्राथमिकता देने का प्रोसेस, प्रायोरिटी से बनता है प्रायोरिटाइजेशन, कि आप फिर से देख रहे हो कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, फिर से अपनी प्राथमिकताओं को सेट कर रहे हो, इसके लिए कहा है। एट ए टाइम, ऐसे समय पर, व्हेन जब, सेवरल अदर इंजन्स, अब अनेक अन्य जो इंजन्स ऑफ ग्रोथ हैं, जो ग्रोथ के कारक हैं, आर ईदर, वो या तो फ्लैगिंग, डिक्लाइन कर रहे हैं, वीकन हो रहे हैं, ड्विंडल हो रहे हैं मतलब गिरावट आ रही है, और प्लेटोइंग, या फिर स्थिर हो रहे हैं, स्टेबलाइज हो रहे हैं, स्टेगनेट हो रहे हैं, लेवल ऑफ हो रहे हैं। समझना, दो सब्जेक्ट हैं, एक है गवर्नमेंट पुश, इसकी वर्ब है इज, दूसरा है सेवरल अदर इंजन्स, इसकी वर्ब है आर। ठीक है, तो गवर्नमेंट का प्रयास इस वर्ष, दिस यहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दिस दैट दीज दोज, इनको हम नाम देते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इनके बाद में आता है नाउन, तो ये नाउन आगे। तो गवर्नमेंट का प्रयास इस वर्ष, क्या प्रयास? कि कंजम्पशन को बढ़ाया जाए, इस पर किया जाए, इसको बूस्ट किया जाए, इसको एनकरेज किया जाए। इन द इकोनॉमी, किसमें? अर्थव्यवस्था में। वो प्रयास क्या है? एक मच नीडेड पॉलिसी रीप्रायोरिटाइजेशन है, वो जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। याद रखना भाई, ये नीडेड जो है ना, पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म दे रखी है, एडजेक्टिव है, पॉलिसी यहां पे नाउन है। जब पास्ट पार्टिसिपल हो तो उससे पहले मच लगा सकते हो, जो कि एक डिटर्मिनर है। ठीक है, यहां पे मच जो है वेरी, मतलब वेरी नहीं लगा सकते, वेरी तब लगता जब उसमें आईएनजी होता, यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल होता। ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट याद रखो, अगर पास्ट पार्टिसिपल है तो मच लगा सकते हो, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता, आईएनजी फॉर्म में होता, तो वहां पे तुम वेरी लगा सकते थे। पॉलिसी रीप्रायोरिटाइजेशन का मतलब हो गया नीति को फिर से, मतलब प्राथमिक, मतलब एक ऐसी पॉलिसी जिसमें आप प्राथमिकताएं फिर से सेट कर रहे हो। तो गवर्नमेंट का प्रयास इस वर्ष कंजम्पशन को बढ़ाने का, अर्थव्यवस्था में एक मच नीडेड पॉलिसी रिप्रायोरिटाइजेशन है। ये एक ऐसा नीतियों को फिर से प्राथमिकता निर्धारित करने का एक ऐसा मच नीडेड प्रयास है, एक ऐसा बहुत जरूरी काम है ऐसे समय पर जब सेवरल अदर इंजन्स, जब अन्य अनेक जो ग्रोथ के इंजन्स हैं, जो वृद्धि के कारक हैं, वो या तो क्या कर रहे हैं? फ्लैग कर रहे हैं, या तो उनमें गिरावट आ रही है, या फिर वो क्या कर रहे हैं? स्थिर हो रहे हैं। ऐसे समय पे गवर्नमेंट का ये प्रयास जो है ना, ये बहुत ही सही प्रयास है कि आप ऐसी पॉलिसी सेट कर रहे हो जिसमें चीजों को, कि कौन सी जो प्रायोरिटी देनी है, ये आप सेट कर रहे हो। ये बहुत ही सही प्रयास है। ठीक है, ध्यान से समझना, इधर के साथ और आता है, ये इधर के साथ और, एक ये भी याद रखना है कि और के बाद जैसा शब्द होगा वैसा इधर के बाद, तो और के बाद क्या है? प्लोटोइंग, आईएनजी फॉर्म, वैसे ही यहां पे फ्लैगिंग, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अच्छा जी, और काम की बात यहां पे, सेवरल है वो डिटर्मिनर है, ठीक है, अदर है वो डिटर्मिनर है, इंजन्स है वो नाउन है। सेवरल अदर इंजन्स, सेवरल के बाद नाउन प्लूरल आता है, अदर के बाद भी नाउन प्लूरल आता है। आगे देखो, द इकोनॉमी इज ए कॉम्पोजिट, ये अर्थव्यवस्था जो है, किसकी अर्थव्यवस्था? भारत की, इसलिए द लग गया, इसकी वर्ब है इज। ये एक कॉम्पोजिट है, ये एक मिश्रण है, ये डिटर्मिनर हो गया, कॉम्पोजिट नाउन है। ठीक है, ये एक एमलगेमेशन है, ये एक कंबाइंड या ब्लेंडेड, मतलब एक मिश्रण है, मिक्सचर है, किसका? हाउस होल्ड कंजम्पशन का, किसका है? घरेलू उपभोग का, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, निजी निवेश, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्च, एंड नेट एक्सपोर्ट्स, और शुद्ध निर्यात। नेट का मतलब शुद्ध, एक्सपोर्ट्स मतलब निर्यात। भारतीय अर्थव्यवस्था, द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रण है, किस किस का? एक है हाउस होल्ड कंजम्पशन, दूसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तीसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, चौथा है नेट एक्सपोर्ट। इन सब का मिला जुला रूप है इकोनॉमी, ये कहना चाहता है। इकोनॉमी की वर्ब है वो इज है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। आगे आइए, ऑफ दीज, इनमें से ओनली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, केवल सरकारी खर्च, हैज विटनेस्ड, इस सरकारी खर्च ने विटनेस किया है। विटनेस किया है मतलब इसने अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, ऑब्जर्व किया है,
अनुभव करना, सामना करना भी हो सकता है। थैंक्स टू एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है के कारण, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू या ओइंग टू। पहले ट्रांसलेशन देख लो, फिर उसमें जो वर्ड्स हैं वो देख लो, फिर कोई कहानी नई है वो बता दूंगा। ऑफ दीज, इनमें से, किस में से, ये 4-5 गिनाए थे ना कि इनका मिश्रण है, इनमें से केवल सरकारी खर्च जो है, ये देखो इनमें था ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। इनमें से केवल सरकारी खर्च जो है, इसने क्या किया है, विटनेस किया है, ये इसकी वर्ब है। इसमें से ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है। क्या विटनेस किया है? रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग या स्टर्डी, बहुत मजबूत ग्रोथ। किसमें? पिछले कुछ सालों में। केवल इसी ने, सरकारी खर्च ने ही काफी ज्यादा वृद्धि यहां पे देखी है पिछले कुछ सालों में। थैंक्स टू, किस कारण से? मोदी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, मोदी सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है फ्रेमवर्क, आधारभूत ढांचा जिसको बोलते हैं। पुश का मतलब है प्रयास, एफर्ट, ठीक है, प्रोत्साहन। तो इनमें से केवल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ने ही विटनेस किया है रोबस्ट ग्रोथ को। किस दौरान? पिछले कुछ वर्षों के दौरान। कारण क्या है? कारण है मोदी सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक पुश है वो कारण है, ठीक है। अच्छा जी, ऑफ दीज में से, ऑफ जो है ये ऑफ दीज वैसे तो पूरी फ्रेज ही है, इनमें से ये प्रेपोजिशन है, दीज है वो नाउन है, ठीक है, सॉरी प्रोनाउन है। ओनली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो कंपाउंड नाउन हो गया, ओनली क्या हो जाएगा? वैसे एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, वैसे एडवर्ब भी होता है ये। हैज हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। रोबस्ट एडजेक्टिव है, ग्रोथ नाउन है, ओवर प्रेपोजिशन है, दैट डिटर्मिनर है, पास्ट फ्यू ईयर्स, दैट डिटर्मिनर है, पास्ट है वो एडजेक्टिव का काम करेगा, पास्ट फ्यू वैसे दोनों ही डिटर्मिनर के काम कर सकते हैं ये, क्योंकि फ्यू डिटर्मिनर है और ईयर्स नाउन है। वैसे पास्ट है वो पिछला मतलब समय बता रहा है तो एडवर्ब इसको कह सकते हो आप। थैंक्स टू फ्रेज है, दैट डिटर्मिनर है, मोदी गवर्नमेंट है वो नाउन है पूरा, अपोस्ट्रोफे है ये जेनेटिव केस है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है ये नाउन है। इट हैज ऑल्सो मेड अवेलेबल, इसने ये भी अवेलेबल किया इंटरेस्ट फ्री लोन्स। किसने? मोदी सरकार ने। मोदी सरकार ने ब्याज रहित लोन्स भी उपलब्ध कराए, किसको? राज्यों को। टू डू द सेम, किस लिए? वही काम करने के लिए जो इन्होंने किया है केंद्र स्तर पर। तो इट यहां पे सरकार के लिए प्रोनाउन आ गया, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। हैज हेल्पिंग वर्ब है, मेड मैन वर्ब है, ऑल्सो एडवर्ब है, ठीक है। याद रखना ऑल्सो का प्रयोग हम जनरली कहां करते हैं? मैन वर्ब से पहले करते हैं, ये एक एडवर्ब होता है, ठीक है। तो इट हैज ऑल्सो मेड अवेलेबल, इसने उपलब्ध करवाया क्या? इंटरेस्ट फ्री लोन्स, मतलब ब्याज रहित लोन, किसको? स्टेट्स को। किस लिए? वही काम करने के लिए जो मोदी सरकार ने केंद्र स्तर पर किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश देने के लिए। समझ में आ गई बात? आगे देखिएगा। हाउ एवर, हालांकि, ये कंजंक्टिव एडवर्ब होता है, ये एडवर्ब भी है और कंजंक्शन भी है। कंजंक्टिव एडवर्ब, ये एडवर्ब भी होता है और कंजंक्शन भी होता है, और ये विरोधाभासी वाक्यों के लिए आता है। इसका मतलब होता है फिर भी, हालांकि। एज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज इंडिकेटेड, एज यहां पे कंजंक्शन है भाई, ये सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ रहा है, ठीक है, ये कंजंक्शन है यहां पे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, वैसे केवल फाइनेंस मिनिस्टर होता तो दे लगाते, केवल चीफ मिनिस्टर होता है तो दे लगाते हैं, केवल प्रेसिडेंट होता है तो दे लगाते हैं, केवल प्राइम मिनिस्टर है तो दे लगाते हैं, लेकिन साथ में उस व्यक्ति का नाम जो उस पर बना हुआ है, बैठा हुआ है, इनकम्बेंट है, तो दे नहीं लगाते हैं। तो हालांकि जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन नाम दे रखा है इसलिए दे नहीं लगाया। हैज इंडिकेटेड ये इसकी वर्ब है। जैसा कि इन्होंने संकेत दिया है, इन द लास्ट 2 यूनियन बजट्स, पिछले 2 केंद्रीय बजट्स में, इवन दो, हालांकि, द सेंटर विल इंक्रीज, कि केंद्र सरकार जो है, ये द सेंटर सब्जेक्ट है, विल इंक्रीज वर्ब है, वो बढ़ाएगी अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इट विल नॉट बी एट द ब्लिस्टरिंग रेट, ये ब्लिस्टरिंग रेट पर नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा, ब्लिस्टरिंग रेट क्या होती है? बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा तेज को बोलते हैं ब्लिस्टरिंग रेट, बहुत ज्यादा तेज, ये होता है ब्लिस्टरिंग रेट। एक प्रश्न का आंसर यहां पे आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। एलोकेशन आया है कि यहां पे, ये पिछले सेशन का ही रह गया, कोई बात नहीं, आगे देखो।
कि हालांकि केंद्र सरकार जो है वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, इट विल नॉट बी एट द ब्लिस्टरिंग रेट, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा 30 से 35% वाली दर पे नहीं होगा, दैट द अर्ली पोस्ट कोविड 19 पेंडेमिक ईयर सो, जैसा कि शुरुआती जो कोविड के बाद के जो ईयर्स थे उन्होंने देखा था। ठीक है, ये ईयर्स की वर्ब है, सो सेकेंड फॉर्म है। फिर समझना, हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने संकेत किया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, किसमें, पिछले दो जो यूनियन बजट्स हैं उनमें। लास्ट जो है ना ये ऑर्डिनल नंबर है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल्स। और 1 2 3 4 होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कार्डिनल। ये एडजेक्टिव में आप पढ़ते हो, न्यूमरल एडजेक्टिव में। इनमें सीक्वेंस ये होता है कि पहले ऑर्डिनल आता है फिर कार्डिनल आता है। मतलब पहले देखो लास्ट आया है ऑर्डिनल, फिर टू आया है कार्डिनल, पहले टू और फिर लास्ट नहीं आ सकता। समझ में आ गई बात। तो हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पिछले दो यूनियन बजट्स में इंडिकेट किया है कि यद्यपि, अब इवन दो एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है दो या ऑल दो, यद्यपि सेंटर जो है वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा, है ना। इवन दो आ गया, इवन दो के बाद कॉमा, दो के बाद यट लगता है या कॉमा लगता है तो कॉमा लगा दिया। इट, ये केंद्र सरकार के लिए है। केंद्र सरकार हालांकि बजट तो बढ़ाएगा, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा, लेकिन वो इस गति से नहीं होगा जैसा कि कोविड के बाद। पोस्ट का उल्टा होता है प्री। प्री कोविड मतलब कोविड से पहले, पोस्ट कोविड मतलब कोविड के बाद। तो कोविड के बाद के शुरुआती जो ईयर्स थे उसमें देखा गया था कि इस दर से एक्सपेंडिचर बढ़ा था, उस दर से नहीं बढ़ेगा। हालांकि सरकार बढ़ाएगी जरूर, ये कहना चाह रहा है। केंद्र सरकार के लिए इट्स है पजेसिव एडजेक्टिव, कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो नाउन है, ठीक है, कंपाउंड नाउन है। इट है वो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट हो गया। विल नॉट बी है ये वर्ब हो गई, जिसमें विल हेल्पिंग वर्ब है। नॉट एडवर्ब होता है। बी है वो मैन वर्ब है। एट द ब्लिस्टरिंग रेट, एट प्रेपोजिशन है। दैट जो है वो डिटर्मिनर है। ब्लिस्टरिंग एडजेक्टिव है, रेट नाउन है। ओ प्रेपोजिशन है, ये परसेंटेज दे रखा है वो नाउन ही होते हैं, इसका ऑब्जेक्ट है। दैट यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हो, ठीक है। ये वो दर है जो कि देखी थी, है ना, जो अर्ली पोस्ट कोविड 19 पेंडेमिक ईयर्स, ये सब्जेक्ट हो गया, जिसमें ये पूरा जो फ्रेज है ये नाउन का काम कर रहा है। हालांकि पेंडेमिक ईयर्स से ही मतलब है यहाँ पे। द डिटर्मिनर है। अर्ली जो है वो एडवर्ब होता है। पोस्ट है वो एडजेक्टिव है। कोविड 19 नाम है तो नाउन है। पेंडेमिक ईयर्स नाउन है, सो वर्ब है सी की सेकंड फॉर्म। द गवर्नमेंट हैज अदर डेवलपमेंटल एंड डिफेंस प्रायोरिटीज। गवर्नमेंट की वर्ब है हैज, ठीक है। ये हैज जो है ना पोजीशन वाला है, रखने वाला है, तो गवर्नमेंट के पास है। अदर डेवलपमेंटल एंड डिफेंस प्रायोरिटीज, अदर का प्रभाव देखो कि प्लूरल नाउन, या फिर मैं यूं कहूं कि प्लूरल नाउन है इसलिए अदर, ठीक है। गवर्नमेंट के पास अन्य, डेवलपमेंटल मतलब विकासात्मक, एंड डिफेंस मतलब रक्षा वाले प्रायोरिटीज भी हैं। दैट नीड, दैट यहां पे इन प्रायोरिटीज के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब है नीड, जिसके लिए जरूरत है। फंड्स टू, मतलब इसके लिए भी फंड्स की जरूरत है, फंड्स की भी जरूरत है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि आपको, कि गवर्नमेंट क्यों नहीं करेगी इतना ज्यादा खर्चा? तो गवर्नमेंट इसलिए खर्चा नहीं करेगी क्योंकि इनको इनके लिए भी डेवलपमेंटल और डिफेंस वाले काम के लिए भी पैसा चाहिए। तो यहां पे पूरा पैसा यहां कैसे लगा देगी, ये कह रहा है। गवर्नमेंट की वर्ब हैज है, मैन वर्ब है। अदर के बाद में याद रखना एक चीज होती है अनदर, एक चीज होती है अदर, और एक होता है दी अदर। अदर और अनदर जो है ना ये तो जेनरिक होते हैं, इसमें तो पता ही नहीं चलता कि किसकी बात कर रहे हो आप। मतलब जब आप स्पेसिफिक किसी की बात नहीं करो तब ये दोनों काम आते हैं, और जब आप किसी की स्पेसिफिक बात करो तो दी अदर काम आता है, ठीक है। अनदर में जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन चाहिए होती है, अदर में प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए होती है, और इसके लिए दोनों चाहिए होते हैं, चाहे सिंगुलर काउंटेबल हो या प्लूरल। बात समझना क्या कह रहा हूं। अदर अगर आएगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आएगा, जैसे कि यहां पे देखो प्रायोरिटीज प्लूरल है, प्रायोरिटी का, तो इससे पहले आ गया। अगर ये एक वचन होता, प्रायोरिटी होता, सिंगुलर होता, तो हम इसके लिए क्या लगा सकते थे, अनदर लगा सकते थे, ठीक है। क्योंकि प्रायोरिटी पता नहीं है कौन सी प्रायोरिटी, अगर एग्जैक्टली हमें पता लग जाए कि कौन सी, जितने संख्या दे रखी है उनमें से कौन सी की बात आप कर रहे हो एग्जैक्टली, तो हम लगा सकते थे, ठीक है। और अगर निश्चित है तो दी अदर का प्रयोग हम करेंगे।
तो गवर्नमेंट के पास और भी प्रायोरिटीज हैं जिनको फंड्स की जरूरत है। ठीक, आगे चले। इट इज टाइम फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब होता है बढ़ाना। स्टेप अप, ये हमने फ्रेजल वर्ब्स में डिस्कस किया था, बढ़ाना। मैंने कहा था स्टेप अप कर रहे हो मतलब एक्सेलरेट कर रहे हो गति को, इंक्रीज, बूस्ट या एनहांस। इंड्यूस का मतलब है प्रेरित करना। इंड्यूस का मतलब है प्रेरित करना। परसुएड, इनकरेज या स्टिमुलेट। सब्सटेंशियली का मतलब है बहुत ज्यादा। सब्सटेंशियली का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा। ग्रेटली, सिग्निफिकेंटली, कंसिडरेबली। इट इज टाइम, ये पूरी एक फ्रेज है वैसे तो, वैसे यहां इट की वर्ब इज है। इट इज टाइम मतलब समय आ गया है। किसका समय? प्राइवेट सेक्टर का। क्या करने का? बढ़ाने का। क्या बढ़ाने का? अपना निवेश। एक सेंटेंस पूरा हो गया। समय आ गया है कि प्राइवेट सेक्टर अपना निवेश बढ़ाए। ठीक है, इट की वर्ब इज है और समय आ गया है, इट इज टाइम, ये एक फ्रेज है। अगर इट इज टाइम के बाद कोई क्लोज होता एक और कंजंक्शन लगकर, तो वर्ब आती सेकंड फॉर्म में, याद रखना। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, लिख रहा हूं इट इज टाइम, या फिर दे रखा हो इट इज हाई टाइम, या फिर दे रखा हो इट इज अबाउट टाइम। इनमें से कुछ भी दे रखा हो तो साहब इसके साथ में क्लोज होने पर, याद रखना क्लोज हो तब की बात कर रहा हूं, सेकंड फॉर्म आती है। ये तो क्लोज है ही नहीं आगे, इसमें तो टू लगा दिया तो टू के साथ तो बेस फॉर्म ही आएगी। तब समय आ गया है कि प्राइवेट सेक्टर अपना निवेश बढ़ाए। ये इट्स किसके लिए आ रहा है? प्राइवेट सेक्टर के लिए, पजेसिव एडजेक्टिव, और ये नाउन है। निवेश बढ़ाए, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन पक्का आएगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैज ग्रोन, निजी निवेश बढ़ गया है। ग्रोन है ना, वो ग्रो की थर्ड फॉर्म है। ग्रो होती है फर्स्ट फॉर्म, ग्रू होती है सेकंड फॉर्म, और ग्रोन होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका है, ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया। ये बढ़ चुका है। बट नॉट नियरली, लेकिन लगभग, नियरली मतलब अबाउट या अराउंड। एट द रेट, लेकिन लगभग उस रेट से नहीं। नीडेड टू मूव इंडिया, जो जरूरत है कि भारत को मूव करवाए 6 से 6.5% ग्रोथ से लेकर मोर देन 8%, यहां से उठा के भारत की ग्रोथ पहुंचा दे 8%, जो आवश्यक है किस लिए? मीट द टारगेट्स। मीट का मतलब है फुलफिल, है ना, पूरा करने के लिए। टारगेट्स मतलब लक्ष्य, मीट का मतलब मिलना भी होता है, मीट का मतलब पूरा करना भी होता है। यहां पे क्या मतलब है? पूरा करना। फिर समझो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हालांकि बढ़ गया है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, लेकिन नॉट नियरली एट द रेट, लेकिन नहीं, नियरली लगभग, एट द रेट उस दर पर, नीडेड जिसकी जरूरत है, किसके लिए? टू मूव, मूव करने के लिए इंडिया, भारत को, कहां से? इस ग्रोथ रेट से कहां तक? ये शुरुआती रेंज, ये अंतिम रेंज। मोर देन 8%, 8% ज्यादा, नीडेड जो जरूरत है, क्या करने के लिए? पूरा करने के लिए। किसको? लक्ष्य को। ठीक है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, लेकिन लगभग उस दर से नहीं कि जो भारत को 6 से 6.5% की ग्रोथ रेट से बढ़ाकर पहुंचा दे, कहां पे? 8% ज्यादा, ताकि टारगेट्स पूरे हो सकें। गिवन होता है प्रेपोजिशन, गिवन दैट होता है कंजंक्शन, और गिवन दैट का मतलब होता है कंसिडरिंग दैट, ये मानते हुए, ये सोचते हुए। केवल गिवन होता तो प्रेपोजिशन होता, गिवन दैट है वो क्या है? कंजंक्शन है। इसका मतलब है ऐसा कंसिडर करते हुए। इंडस्ट्रियल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इंडस्ट्रियल औद्योगिक, कैपेसिटी क्षमता, यूटिलाइजेशन होता है यूज, उपयोग। तो कह रहा है ये देखते हुए, क्या देखते हुए? औद्योगिक क्षमता उपयोग देखते हुए। ठीक है, ये देखते हुए कि औद्योगिक क्षमता उपयोग जो है वो क्रॉस नहीं हुआ है, उसने पार नहीं किया है। ये वर्ब है जिसमें ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, ये एडवर्ब। 80%, 80%, सिंस मार्च 2011, कब से कब थे? मार्च 2011 से। मैंने कहा था कि जब सिंस या फॉर के साथ टाइम आता है तो परफेक्ट लगाते हैं, तो देखो परफेक्ट आ रहा है हैज के साथ थर्ड फॉर्म। जब जब सिंस या फॉर के साथ टाइम आता है तो क्या लगता है? परफेक्ट लगता है। फिर समझ लो, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ने क्रॉस नहीं किया है 80% को मार्च 2011 से। दी ओनली वे, एकमात्र तरीका। ओनली का मतलब केवल होता है, द लगा दोगे पहले तो इसको बोलते हैं एकमात्र। एकमात्र तरीका किसके लिए? इंड्यूस करने का, प्रेरित करने का। क्या? ज्यादा निजी निवेश। इज वो तरीका क्या है? वो ये है, टू इंक्रीज, बढ़ाना, डिमांड, मांग को, सब्सटेंशियली, बहुत ज्यादा। सब्सटेंशियली क्या है? एडवर्ब है। सब्सटेंशियली का मतलब सिग्निफिकेंटली, कंसिडरेबली, बहुत ज्यादा। ये दे रखा देखो,
कंसिडरेबली, सिग्निफिकेंटली, ग्रेटली। ये देखते हुए कि इंडस्ट्रियल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है उसने मार्च 2011 से 80% का आंकड़ा पार नहीं किया है। तो एकमात्र तरीका अधिक निजी निवेश को बढ़ाने का या प्रेरित करने का वो है डिमांड बढ़ा दी जाए बहुत ज्यादा, सब्सटेंशियली। ठीक है, आगे चला जाए। नेट एक्सपोर्ट्स, ये हो गया शुद्ध निर्यात। स्पेशली मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज होता है सामान जिसका आयात निर्यात होता है, ठीक है, गुड्स। तो शुद्ध निर्यात विशेष करके मर्चेंडाइज का, पर्टिकुलरली, स्पेशली का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलरली, एडवर्ब है ये। तो शुद्ध निर्यात विशेष करके इसका, आर नेट एक्सपोर्ट्स की वर्ब है, आर स्ट्रगलिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। ये संघर्ष कर रहे हैं, ड्यू टू मतलब के कारण, किस कारण संघर्ष कर रहे हैं, द ग्लोबल अनसर्टेनिटी अराउंड ट्रेड, ट्रेड के इर्द गिर्द, अराउंड है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ट्रेड, तो ये नाउन है। तो ट्रेड के, व्यापार के इर्द गिर्द जो वैश्विक अनिश्चितता है उसके कारण संघर्ष कर रहे हैं। नेट एक्सपोर्ट्स शुद्ध निर्यात, विशेष करके मर्चेंडाइज का, वो संघर्ष कर रहे हैं निर्यात, किसके चलते, ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते, किसके इर्द गिर्द, व्यापार के इर्द गिर्द, एंड द यूएस 50% टैरिफ्स, और यूएस के 50% टैरिफ्स के चलते, जो कि इंपोज किया गया, जो कि थोपा गया भारतीय आयात पर। ठीक है, ये इंपोज का मतलब होता है थोपना, टैक्स थोपने को बोलते हैं इंपोज, इनफोर्स लेवी चार्ज। पीटर आउट का मतलब होता है धीरे धीरे कम होना, धीरे धीरे कम होना। और हैवी लिफ्टिंग का मतलब होता है मुख्य प्रयास, मुख्य जिम्मेदारी, मुख्य कार्य। क्या कहना चाह रहा है फिर समझ लो। नेट एक्सपोर्ट जो है शुद्ध निर्यात, विशेष करके मर्चेंडाइज वाला, उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। एक कारण तो है ट्रेड के इर्द गिर्द वैश्विक अनिश्चितता, दूसरा है यूएस के द्वारा 50% टैरिफ का लगाया जाना भारतीय निर्यात, अब भारतीय आयात पर। बात समझ में आ गई आपको। यूएस के बाद देखो अपोस्ट्रोफी एस है। जनरली हम अपोस्ट्रोफी एस तब लगाते हैं जब यहां एस नहीं हो, लेकिन चूंकि ये प्रॉपर नाउन है, यूएस देश का नाम है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए अपोस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है। वरना किसी नाउन के बाद अगर एस दे रखा हो तो अपोस्ट्रोफी ही लगता है, एस नहीं लगाते हैं। दैट इज का मतलब यानी कि, फॉर एग्जाम्पल ये कह सकते हो, या इन अदर वे ये कह सकते हो। दैट की वर्ब इज है वैसे तो, लेकिन दैट इज एक फ्रेज है। इस दैट इज का मतलब होता है यानी कि, समझा रहा है, अर्थात डिमांड फ्रॉम एब्रोड, एब्रोड होता है एडवर्ब, इसका मतलब होता है विदेश, विदेश से डिमांड। इज पीटरिंग आउट, वो धीरे धीरे गिर रही है। ठीक है, यानी कि डिमांड जो है विदेश से वो धीरे धीरे कम हो रही है। विच, अब विच किसके लिए आ रहा है, जो डिमांड कम हो रही है उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि हाउस होल्ड कंजम्पशन जो है उसको छोड़ता है, लीव करता है मतलब छोड़ता है। कैसी स्थिति में, टू डू द हैवी लिफ्टिंग, के मुख्य कार्य वो करें। चूंकि विदेशों से डिमांड कम हो रही है तो अब किस पर जिम्मेदारी आ गई है, तो मुख्य जिम्मेदारी आ गई है हाउस होल्ड कंजम्पशन पर, घरेलू उपभोग पर, कि वो क्या करें, वो करें हैवी लिफ्टिंग करें, मतलब मुख्य कार्य करें, मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाएं, बिग टास्क वो करें, मैन एफर्ट वो करें। बात समझ में आ गई। तो ये था आज के इस सेशन में। एक बार ये देख लीजिए, फिर हम वो जो पैसेज है वो देखते हैं। कनंड्रम क्या है, कनंड्रम का मतलब है पजल, रिडल, तो ये दे रखा है यहाँ पे, इससे जुड़ेंगे इसको। फिर स्पर का मतलब प्रेरित करना है, प्रेरित करने को मोटिवेट करना, ये दे रखा है देखो, मोटिवेट, इनकरेज या स्टिमुलेट। प्रेडिकमेंट डिफिकल्टी होती है, क्राइसिस होती है, डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल हालात, इससे जोड़ेंगे। पिटरिंग आउट धीरे धीरे कम होना है, ग्रेजुअली डिमिनिशिंग या फेडिंग है। हैवी लिफ्टिंग का मुख्य कार्य है, तो ये मैन रेस्पॉन्सिबिलिटी या बिग एफर्ट है। क्लियर है भाई। अब आइए आज के पैसेज पर। पैसेज में अब आप निकाल लोगे आंसर मेरे हिसाब से। पहला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर ऑफ ग्रोथ इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों में स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ किसकी रही है। कहा था ना कि ये कॉम्पोजिट है, उनमें से सबसे अधिक किसका रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था ना, तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आंसर आ जाएगा यहां पे, ये तो था। फिर वाई इज द गवर्नमेंट अनलाइकली, सरकार क्यों, मतलब ऐसा क्यों नहीं है कि सरकार ब्लिस्टरिंग रेट से बढ़ाएगी कंजम्पशन। कहा था ना कि डिफेंस की भी आवश्यकता है, वहां पे कुछ अन्य आवश्यकताएं हैं, कुछ अन्य प्रायोरिटीज हैं, तो ये सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा।
वाई इज द गवर्नमेंट अनलाइकली टू कंटिन्यू रेजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एट ए ब्लिस्टरिंग रेट? क्यों गवर्नमेंट की संभावना नहीं है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को ब्लिस्टरिंग रेट पर बढ़ाना कंटिन्यू करेगा? मतलब जैसा कोविड के बाद के शुरुआती वर्षों में देखने को मिला था वैसा क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अदर डेवलपमेंटल एंड डिफेंस प्रायोरिटीज नीड फंड्स, इसकी जरूरत है। बाकी आप चाहो तो ए भी कर सकते हो, लैक ऑफ रेवेन्यू सोर्सेज, इनके पास रेवेन्यू सोर्सेज नहीं है, और बाकी ये कारण दे रखा है वहां पे, तो हम ठीक रहेगा कि इसी से आंसर करें, सी आप आंसर करेंगे। ठीक है, आगे चलिए। आगे कह रहा है कि व्हाट हैज बीन द ट्रेंड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एज पर द एडिटोरियल? एडिटोरियल के अनुसार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड कैसा रहा है, निजी निवेश का ट्रेंड कैसा रहा है? तो इट हैज रैपिडली ग्रोन अबाउ 8% ग्रोथ नीड्स, क्या ऐसा है? इट हैज रिमेन्ड स्टेगनेंट सिंस 2011। इट हैज ग्रोन बट नॉट इनफ टू मीट हायर ग्रोथ रेट्स। इट हैज डिक्लाइंड शार्पली पोस्ट कोविड। ये आप याद करो, देखिए क्या बताया था मैंने आपको भाई, यहां हमने क्या डिस्कशन किया था? क्या हमने यहां पे बी वाला डिस्कस नहीं किया था कि भाई ये 2011 से बढ़ा नहीं है, स्टेगनेंट रहा है, ये कहा था? या फिर यहां आपका आना चाहिए क्या कि ये ग्रो तो हुआ है लेकिन इतनी गति से ग्रो नहीं हुआ है, ये आना चाहिए क्या भाई? ये आना चाहिए ना भाई, ये ग्रो तो हुआ है लेकिन इतना पर्याप्त नहीं हुआ है कि ये ग्रोथ टारगेट्स को मीट कर सके। ये बात हमने डिस्कस की है कि उतनी गति से नहीं हुआ जितना कि ये ग्रोथ टारगेट्स को पूरा करे, मतलब 8% ज्यादा वाला टारगेट जो था ना उसके लिए। और कनंड्रम का सिनोनिम हमने देखा, कनंड्रम का क्या है? पजल, तो आपका आंसर पजल आ जाएगा। और एडिटोरियल का टोन कैसा है? तो देखो टोन कैसा है, यहां पे लेखक किस बारे में बात कर, सेलिब्रेटरी तो होता है प्रेज वाला, सेलिब्रेटरी जो होता है ना ये प्रेज करना, किसी की प्रशंसा करने के लिए यूज करते हैं, प्रशंसा तो नहीं की गई इसमें किसी की। ह्यूमरस जो होता है वो हास्यास्पद होता है कि लेखक यहाँ पे बड़े विट्टी अंदाज में, कॉमिक अंदाज में कुछ बोलता है, ये नहीं है। नॉस्टैल्जिक मतलब पास्ट की कोई चीजें हैं और उससे बहुत गहरा लगाव है, ऐसी बात इसमें है क्या? ऐसा भी नहीं, इसमें तो आंकड़े बता रखे हैं केवल। तो फिर इन चार में से टोन कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चनरी। तो लेखक यहाँ पे वार्न कर रहा है कि आपको अब निजी जो उपभोग है, निजी जो एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, उस पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये कुछ बताया है लास्ट में, तो ये वार्निंग सिग्नल यहाँ पे दिया गया है, तो आपका आंसर है वो बी आ जाएगा। तो ये थे साहब आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।